कंज्यूमर को प्रोटेक्शन एक्ट में अपने राइट्स एनफोर्स करने हैं तो आपको कंसिडरेशन पे की हो जानी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास बिल है तो आप ये प्रोड्यूस करके दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इस कंपनी इस रिटेलर से खरीदा है और इसलिए अकॉर्डिंगली मैं कंप्लेंट मेक आउट कर सकता हूं उस कंपनी के अगेंस्ट। लवली जुड़ गई हैं हमारे साथ रोहतक से। लवली जी नमस्कार। जी लवली जी आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ मैम, आवाज कम आ रही है। माफ कीजिएगा लवली जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए मैम। जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैम हमने एप्पल का वो लिया था मैक डेस्कटॉप। जी जी। तो वो जैसे एक बार रिपेयर कराया बीच में, तो उसमें उन्होंने कुछ बताया नहीं, दिखाया स्क्रीन बंद हो गई थी एप्पल के डेस्कटॉप की। तो वहाँ उन्होंने ठीक करके दे दिया उसी टाइम। आज फिर वो घंटी पीरियड पार होते ही फिर वो प्रॉब्लम उसी टाइम आ गई। आज इस बार हम जब गए तो उन्होंने कहा कि आपकी स्क्रीन खराब है, आपका चालू हो जाता है पर आपका स्क्रीन में डिफॉल्ट है। जी जी बताइए। तो उसके बाद जी लवली जी, इस केस में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपने जब पहली बार कंप्लेंट की और ये आपकी स्क्रीन ठीक कर दी गई तो सर्विस सेंटर ने आपको कुछ कागज दिए होंगे, कुछ सर्विस रिसिप्ट दी होंगी। उस आपके डेस्कटॉप के बिल के साथ और उस सर्विस रिसिप्ट के साथ आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। वहां कह सकते हैं कि भाई ये इस प्रोडक्ट में पहले से ही डिफेक्ट था, शुरू से ही डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, एक बार उन्होंने चेंज किया और जैसे वारंटी खत्म हो गई अब ये इन चीजों से भाग रहे हैं। हाँ, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल के भीतर ही की जा सकती है। तो आपको ये देखना है कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ है। क्योंकि आपके केस में कॉन्टिन्यूइंग कॉज है तो आप ये कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करें और आपको जरूर ही रिलीफ मिलेगा। ये चीज बात बताइए, कई बार ऐसा देखा जाता है जैसे लवली जी के सवाल से भी हमें लगा कि जब तक चीजें वारंटी में रहती हैं तब तक वो सही चलती हैं, उसके बाद अचानक वो खराब हो जाती हैं, दे कम होम और उसके बाद उसकी सर्विस करके चले जाते हैं, लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसे में कंज्यूमर क्या कर सकता है? जी ऐसे में जैसे ये मैंने कहा, कंज्यूमर को चाहिए कि वो सारी की सारी सर्विस रिसिप्ट अपने पास रखें जब वारंटी पीरियड में कोई भी प्रोडक्ट ठीक करके दिया गया है कंपनी के द्वारा, और उसके बाद फिर कंज्यूमर कोर्ट में आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है शुरू से ही डिफेक्टिव था, इन्होंने पहले तो ठीक कर दिया और प्रोडक्ट को बदला नहीं है। कंज्यूमर को कोर्ट बिल्कुल इसमें डायरेक्शन देती है कंपनी को या फिर रिटेलर को कि उस चीज को या तो दोबारा ठीक करके दिया जाए या फिर रिप्लेस ही किया जाए। विवेक जी, एक प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है, मान लीजिए एक हम अगर एग्जांपल लें वॉशिंग मशीन का, तो अक्सर उसका स्पिनर मान लीजिए रुक गया, हमें कॉल किया कि भाई आके सही करिए, पार्ट बदलना है जी, इस पार्ट की कोई वारंटी नहीं थी और जबकि वो वॉशिंग मशीन वारंटी पीरियड में चल रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? जी इसमें तो कंज्यूमर को पहले ही देखना है, पहले सारी कोई भी चीज खरीदारी करने से पहले पूछना चाहिए कि इसमें क्या पार्ट वारंटी में है, क्या पार्ट वारंटी में नहीं है, क्या पूरी की पूरी वॉशिंग मशीन ही वारंटी में है, क्या उसका कोई पार्ट वारंटी में है, उसकी मोटर पे कितनी वारंटी है, स्पिनर पे कितनी वारंटी है। ज्यादातर देखा गया है कि कंपनियां मोटर पे स्पिनर पे तो वारंटी देती हैं, प्रोडक्ट एज एन होल पे वारंटी नहीं देती, उसे दिखा देती है कि कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं। कंज्यूमर कोर्ट उसको ब्रॉडर वे से देखता है, अगर देखता है कि मशीन में रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्शन दे सकता है कि उसे या तो फिर से ठीक किया जाए या उसको पूरा ही पूरा रिप्लेस किया जाए या फिर रिफंड भी किया जाए। पावर है कंज्यूमर कोर्ट के पास रिफंड देने की भी। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज जो हमारा मुद्दा है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगर इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। विवेक नासा जी हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। विवेक जी, चलिए ये तो हुई वॉशिंग मशीन, किसी बड़ी चीज की बात। अगर हम रोजमर्रा के खाने पीने की बात करें, राशन की बात करें, कई बार हम हल्दी लेते हैं या मिर्च लेते हैं तो देखा जाए तो जनरली उसमें रंग मिलाए जाते हैं, हमें पता है कि उसमें गड़बड़ है या कोई फूड आइटम है जो कि सही कंज्यूमेबल नहीं है या उसे खाने से घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया। ऐसे में एक उपभोक्ता क्या स्टेप ले सकता है? उसके अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसमें कुछ ऐसी मिलावट की गई है या ऐसी कोई भी चीज इसमें मिलावट है, अगर हम प्रूव कर सकते हैं तो इसमें 2 तरीके के कानून हैं हमारे पास। इस ऐसे केस में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा, जिसमें कि जाके कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है और कह सकता है कि और कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शन देता है ऐसी कंपनी को इन चीजों को रोका जाए। साथ ही साथ दूसरे फूड जो ऑर्डर्स हैं एफपीओ है उसके अंदर भी जाके पुलिस के पास कंप्लेंट की जा सकती है और पुलिस भी इसमें एक्शन लेगी। देयर आल्सो लायबल की ऐसी चीजों को जब्त किया जाए। फूड इंस्पेक्टर को भी फूड इंस्पेक्टर के पास भी जाके कंप्लेंट की जा सकती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड के पास, और वो भी फूड इंस्पेक्टर आके ऐसी चीजों का सैंपल लेते हैं
और उसको जब्त करते हैं। पर विवेक जी, अक्सर देखा गया है कि 50 रुपए की चीज है, 60 रुपए की चीज है, क्यों हम पुलिस के पास जाएं या क्यों हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएं? तो उस कंडीशन में क्या आप मैसेज देंगे कि भाई क्या होना चाहिए, आपको करना ही चाहिए ऐसा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का आप सहारा लें? जी, ऐसे केस में मेरा मानना है कि कंज्यूमर को अपने राइट के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे 50 रुपए की चीज है या 5,000 की चीज है। अगर आप 50 रुपए की चीज के लिए स्टैंड लेंगे तो क्या पता आपने अगर कोई 5 लाख रुपए की चीज ली है तो उस केस में आपके साथ ऐसा कोई डिफेक्ट ना आए, डिसीव ना हो आप। अगर आप 50 रुपए की चीज के लिए कहते हैं मैं अपना स्टैंड नहीं लेता हूं, तो कल आप कोई बड़ी चीज खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें भी डिफेक्ट आए। चलिए, लव राज कुमार जी हैं गुड़गांव से। नमस्कार राज जी। बोल रहा हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने लगभग ये मार्च 2012 में फ्लैट बुक करा था गुड़गांव में सेक्टर 95 में जी। मैंने उसको बुकिंग अमाउंट कराया था 3.5 लाख रुपया। तो किसी वजह से उसने बनाना शुरू नहीं करा, तो मैं दिसंबर 2012 से उनसे पैसे मांग रहा हूँ कि आप मेरे को मेरा रिफंड वापिस कर दो जी। तो बार बार वो कह रहे हैं कि अभी करूंगा तभी करूंगा, मेल की व्यवस्था है, ऑफिस में जाके भी मिल रहा हूँ मैं। तो ये पूछता है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में मैक्सिमम किस टाइम तक जा सकता हूँ, और क्या ये जो जिला स्तरीय आप बता रहे थे अभी कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट, उसमें अपनी अपील दायर कर सकता हूँ कि नहीं? जी जी, क्योंकि आपने बताया आपने ये एडवांस मार्च 2012 में दिया था, और आई एम श्योर कि आपने कोई एग्रीमेंट भी उनके साथ साइन किया होगा, आपके पास रसीदें भी होंगी इस पेमेंट की। तो 2 साल तक कॉज ऑफ एक्शन के राइज होने के 2 साल तक आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। तो दैट वुड बी मार्च 2014 से पहले आप कंप्लेंट फाइल करें तो आपकी कंप्लेंट विद इन लिमिटेशन होगी। एवं अदरवाइज आप सिविल कोर्ट में भी आ सकते हैं, सिविल कोर्ट में भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट क्योंकि हम आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं मेनली, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी आप मार्च 2014 से पहले कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है राज जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि एडवोकेट विवेक नासा जी हमारे साथ हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किसी भी तरह के सवाल हैं आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ਹੁਣ किसान ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। जी दिन रात का फर्क लग गया जी, दिन रात का फर्क लग गया। जैसे ये आपके खेत हैं और ये भी आप ही के खेत हैं, हमारे यहाँ जी। तो ये इनके कहने के मुताबिक ये वाले जो खेत हैं आप देख सकते हैं कि इसमें सरताज जिप्सम डाला हुआ है। तो इसमें आप पौधा देख सकते हैं कितना बड़ा हुआ है। सो इसमें पौधे की जड़ें जो है वो व्हाइट कलर की हैं, जो ये बताती हैं कि पौधा अब बिल्कुल जो खनिज पदार्थ धरती से लेने के काबिल हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी टिलरिंग इसकी हुई है। लेकिन इसके उल्ट जो हम दूसरा खेत देखते हैं तो उसमें जो पौधे हैं ये वाकई ये इनके कहने के मुताबिक ये जमीन आसमान का फर्क है। ये पौधा जो है इसमें सरताज जिप्सम अभी इस खेत में नहीं डाली है, तो इस वाले खेत में सरताज जिप्सम डली हुई है। तो आप किसानों को क्या कहना चाहते हैं? हम किसानों से यही कहूंगा जी, सरताज का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया जी, और ये सरताज जिप्सम डाल लो जी, और हम भी और मंगाओगे इसके लिए, जैसे ये रिजल्ट बढ़िया आया तो इसके लिए भी मंगाएंगे। सरताज जिप्सम अपनी जमीन की गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां की थां 5 बोरियां ही काफी। उन्हें कॉल करो, टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। क्या बात भैया, आजकल दूध बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या पूछोगे जी, बस ये सब मिंजा का कमाल है, मिंजा का। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। क्या चल रहा है आसपास? कितने विकल्प हैं आपके पास? चाहे वो मिलावट, धांधली या फिर धोखाधड़ी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सच का साथ देना चाहता है। मुझे हर वक्त हर इंसान से डर लगता है, जैसे बात निकलते मेरी सीआईडी की जाती है। होंगी आपकी बातें आपके साथ। देखिए आपके मुद्दे आपकी राय, हर शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू, और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस मुद्दे पर अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमारी जो फोन लाइन है वो बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं रेवाड़ी से। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ नमस्कार मैम, राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये था एडवोकेट साहब से, मैंने कुछ क्लोथ खरीदे थे जॉन पेयर के शोरूम से दिल्ली से जी। तो मेरे को उनको रिटर्न करना था। जब मैं उनको रिटर्न करने गया तो वो बोलते हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हम लोग इसको रिटर्न नहीं ले सकते। और वो उन्होंने मेरे को जो बिल था उसको भी लिख के दे दिया कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। मेरा रिटर्न का कारण ये था कि जो साइज मुझे चाहिए था वो साइज उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने उनसे दूसरा साइज मांगा तो उसको भी वो उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं उनको बोला आप मेरा इसको रिटर्न कर लीजिए। तो उन्होंने रिटर्न करने से इसके लिए मना कर दिया। मैंने इसका कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट भी किया था एक हेल्पलाइन नंबर पे। तो कंज्यूमर फॉर्म ने मुझे ये जवाब दिया कि ये लोग रिटर्न नहीं करते हैं, बेसिकली शोरूम्स वाले, इनको टैक्स का कोई इश्यू आता है। तो मैंने कहा बट ये तो रूल है, ये तो लीगली इनको रिटर्न करना चाहिए, ये तो एक रूल है। तो वहां से मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ अभी मेरे को आगे क्या इस पे कानूनी कार्रवाई मैं कर सकता हूँ इस पे? जी राहुल जी, देखिए ऐसे केस में एज अ कंज्यूमर पहले जब कोई भी सामान खरीदते वक्त हमें उनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, क्या दूसरी और भी पॉलिसी क्या है, किसी और प्रोडक्ट के बारे में भी है, कोई वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, हमें चेक करना चाहिए खरीदने से पहले। अब अगर हमारे पास कोई वारंटी पॉलिसी रिटर्न में है या बिल के साथ लिखी हुई है कि आप 7 दिन के अंदर बदल सकते हैं, तो आप उस राइट को तो आप सीधा एनफोर्स करा ही सकते हैं। हाँ, जहां तक आपके प्रश्न की बात है कि साइज का डिफरेंस था और उन्होंने रिप्लेस करने से बिल्कुल ही मना कर दिया, तो मैं यही कहूंगा कि आप नोटिस दे सकते हैं पहले या ईमेल कर सकते हैं कंपनी को डायरेक्ट, अगर रिटेलर आपको मना कर रहा है, क्योंकि ये ब्रांड है, ब्रांड भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखना चाहती है। फिर आप अगर कोई बात नहीं बनती है तो आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया आपने किसी हेल्पलाइन पे कॉल किया था और वो जो उन्होंने टैक्स की बात करी वो तो अलग बात है, पर एज अ कंज्यूमर यू हैव राइट जिसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं। मेरा सजेशन यही है, पहले आप या तो ईमेल कीजिए, कोई नोटिस दीजिए, अगर लीगल नोटिस दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो कंज्यूमर कोर्ट में आके कंप्लेंट फाइल करें। ठीक, तो कंज्यूमर कोर्ट में मुझे दिल्ली में करना पड़ेगा या मैं रेवाड़ी से भी कर सकता हूँ? बिकॉज मेरा होम टाउन तो रेवाड़ी में और मैंने दिल्ली से परचेज किया था। वो देखिए, क्योंकि आपने दिल्ली से परचेज किया है और अपोजिट पार्टी जो कि रिटेलर होगा उसका ऑफिस दिल्ली में है, अब ये देखना पड़ेगा जो मैन्युफैक्चरर है उसका ऑफिस कहाँ है। अगर वो जॉन डे कंपनी का ही शोरूम था, कोई रिटेलर से परचेज नहीं किया, कंपनी का आउटलेट था। वो कंपनी का आउटलेट है तो जहां ऑपोजिट पार्टी का ऑफिस है आपको वहीं फाइल करना पड़ेगा, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जैसे कि आपका केस है कि साइज का डिफरेंस था, साइज का डिफरेंस ऑब्वियसली आपने दिल्ली में ही चेक कर लिया होगा जब आपने अपने कपड़े लिए थे, तो क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में अराइज हुआ तो दिल्ली में ही फाइल होगा। अगर आप शो कर सकते हैं कि हाँ आप कपड़े लेके आए और वो पैक थे, जब आपने रेवाड़ी में आके खोले और आपको तब पता चला कि कपड़ों में डिफेक्ट है या साइज का डिफरेंस है, तो शायद रेवाड़ी में भी आप फाइल कर सकते हैं। जी, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, अगर एक जनरल कस्टमर की बात करें तो हम बहुत शोर मचाते हैं, हॉलमार्क हो, ISI मार्क हो, FPO अप्रूव्ड हो, इन सब चीजों का क्या मतलब है? क्या ये चीजें देखना वाकई जरूरी है जब भी हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं? गुलशन जी, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे अलग अलग कानून में स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए हैं, चाहे एगमार्क है, चाहे ISI है, चाहे FPO फूड प्रोसेसिंग ऑर्डर है या कुछ और मार्क्स है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स। और हर मैन्युफैक्चरर को जो उस कैटेगरी में सामान बना रहा है और उसका मार्किंग कर रहा है, उसको वो सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है। अगर वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करता तो हम फिर आके कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के पास पिटीशन दे सकते हैं, और कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्शन देता है कि या तो वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाएं, जो उपभोक्ता ने सामान खरीद लिया है या तो वो रिप्लेस किया जाए या उसको रिटर्न करके पैसे वापस दिए जाएं। और अगर ये स्टैंडर्ड्स कंपनी मेंटेन नहीं कर सकती थी तो कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है, ऑर्डर करते हैं, पावर है कि इस तरीके की किसी भी चीज को की सेल को बंद किया जाए। लेकिन वकील साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर ISI मार्क तो है, लेकिन बाद में वो चीज या तो नकली ISI मार्क होती है या वो चीजें ठीक नहीं निकलती हैं। तो ISI इज अ स्टैंडर्ड दैट हैज बीन सेट। इस कंडीशन में एक उपभोक्ता क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने फिर कहा कि अगर कोई स्टैंडर्ड है, ISI मार्क्ड है कोई चीज और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास आ सकते हैं, पिटीशन कर सकते हैं कि ये चीज ISI मार्क है और इस स्टैंडर्ड की नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है
उस चीज को सील करके लेबोरेटरी में भेजने के लिए, और लेबोरेटरी के रिजल्ट के हिसाब से कंज्यूमर को डायरेक्शन देता है। हाँ, ये भी देखा गया है कि कई बार कुछ चीजें नकली होती हैं, नकली मैन्युफैक्चरर तो कुछ बना रहा है, कोई नकली मैन्युफैक्चरर उस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, सेम फेक रिप्रेजेंटेशन करके और बेचना शुरू कर देता है, और वो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली मीट नहीं होते हैं। ऐसे केसेस में भी कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास पावर है कि इन तरीके की सेल्स को रोक लगा सके और ऑर्डर कर सके ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को कि ऐसी स्पूरियस प्रोडक्ट्स को की सेल को बंद करें। आशिमा जुड़ गई हैं रोहतक से हमारे साथ। आशिमा जी नमस्कार। हेलो जी आशिमा जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारे यहाँ ना विजिलेंस ने छापा मारा बिजली से रिगार्डिंग। जी जी। तो हाँ जी, तो उस टाइम पे दोनों ही मीटर प्रॉपर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने सस्पेक्ट के केस में और मीटर्स को ले गए। आफ्टर देन उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको चेक करेंगे मीटर, तो बाद में उन्होंने कुछ फॉल्ट शो कर दिया, जबकि वो फॉल्ट कोई हमारे क्षेत्र में कोई फॉल्ट नहीं था। आफ्टर देन उन्होंने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया, विच वी हैव टू पे, हमें वो पे करना पड़ा। इस रिगार्डिंग क्या हम कोई ऐसा कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? जी, इस केस में हमें शो करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा जो आपके मीटर थे वो डिफेक्टिव नहीं थे। अगर आप उसे किसी थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से चेक करा सकें तो बढ़िया होगा, बट जहां तक मुझे पता है अगर विजिलेंस ने छापा मारा है और वो मीटर अपने साथ ले गए हैं तो आपको तो देंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं से हमें शो करना पड़ेगा कि हमारे मीटर ठीक थे, तभी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज प्रूव कर सकते हैं। विवेक जी, ये 2 लाख का जुर्माना तो भर चुके हैं। 2 लाख का जुर्माना भर चुके हैं तो आपको जुर्माना नहीं भरना होगा फिर। चलो एक कॉलर दर्शन सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ जिन से। दर्शन जी नमस्कार। हेलो जी दर्शन जी नमस्कार। नमस्ते मैम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम जी हरियाणा से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट से। जी जी बोलिए। मैम यहाँ पे जो मेरे शहर में गांव से बोल रहा हूँ मैं, वहाँ शहर में एक बंदा घी बेचता है मैम, देसी घी जी, तो वो 200 रुपए के हिसाब से देता है, 200 पर केजी के हिसाब से जी। और मैम वो घी मेरे को नकली लग रहा है बिल्कुल, मतलब उसमें ये तो है कि केमिकल है, क्योंकि यहाँ पे घी 500 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है और वो 200 के हिसाब से बेच रहा है। हाँ जी जी जी। तो मैम उसका मेरे को कहीं पे कंप्लेंट करनी है, मेरे को ये मालूम नहीं है कि कहाँ पे कंप्लेंट करूँ मैं उसकी। जी जी दर्शन जी, अभी आपको बताते हैं, वकील साहब बताइए। जी दर्शन जी, इस केस में दो तरीके की कंप्लेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास जाइए, सैंपल लेके आप वहां कंप्लेंट कीजिए, फूड इंस्पेक्टर जाएंगे, उस घी के सैंपल को सील करेंगे और उसे लेबोरेटरी में भेजेंगे, अकॉर्डिंगली केस फाइल करेंगे। साथ साथ आपके पास भी राइट है, आप उस घी का सैंपल लीजिए, कंज्यूमर कोर्ट के पास आइए, कंज्यूमर कोर्ट उसे लेबोरेटरी में भेजेगी। अगर उस लेबोरेटरी की जांच के बाद ये सामने आता है कि वो घी नकली है तो कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर्स है डायरेक्शन देने की कि वो जो नकली घी है उसकी सेल को बंद किया जाए। जी दर्शन जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं, उनमें मिलावट आती है, ऐसे में आप कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं। वकील साहब ने आपको बताया। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अभी ये आवाज होती है जो आपने देखा, आवाज होती है, पार्टी मंगा ले, बार बार के देख लो भाई, इसके चारों थना में बराबर दूध को नहीं आवे, एक थन में तो 2-4 धारावस है, इसके थना में गांठ, सोजी से और सख्तपन की शिकायत लागस है। भाई बर्थू तू चिंता ना करे, भी किमे कौन बिगड़ा है, इसने मिंजाना का थन से खुआ, दुकानदार जानू को इसकी जगह पर किमे ले जा तो उसका बकाम ना आइए, सिर्फ और सिर्फ मंजाना का डिब्बा बंद थन से पे लाइए। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 65 सालों में खूब दिखा राजनीति का खेल, सरकारें हुई हर मोर्चे पर फेल, गांव शहर बदहाल, हर आदमी का है बुरा हाल। अब और न सहेंगे हम, बदलेंगे राजनीति, बदलेंगे देश प्रदेश। देखिए रोजाना शाम 7:30 बजे बदलेगा देश प्रदेश, सिर्फ खबरें अभी तक पर।
सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहें स्वस्थ? व्यायाम का साथ और हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। देखिए इस रविवार हेल्थ गुरु में शाम 4 बजे सर्दियों में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू और जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किसी भी प्रकार के अगर सवाल हैं तो फोन लाइन टीज हो रही है हमारे स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं। विवेक साहब, बहुत सारी चीजें आई, अभी ब्रेक पे जाने से पहले घी में मिलावट की बात आ रही थी। खैर, उन्होंने ये पूछा कि कहाँ कंप्लेन करें, तो आप सबसे पहले बताइए कंप्लेन कहाँ की जाए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, कैसे की जा सकती है कंप्लेन? जी, अगर जैसे कि मैंने कहा शुरू में, तो एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए या एक ईमेल करें या नोटिस भेजें कंपनी को। अगर उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है कंज्यूमर कोर्ट में। नाउ क्वेश्चन है कि कंप्लेंट फाइल कैसे करें। कंप्लेंट फाइल या तो वकील के थ्रू कर सकते हैं, और वकील अगर आप वकील की सेवाएं नहीं लेना चाहते तो कंप्लेंट आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कंप्लेंट जो है रिटन में होनी चाहिए। कंप्लेंट सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में फाइल की जाती है, तो उसमें लिखिए कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपका नाम आएगा, अपोजिट पार्टी का नाम आएगा। अपोजिट पार्टी वो होगी या तो मैन्युफैक्चरर होगा या रिटेलर होगा जिससे आपने चीजें कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है। आप दोनों का भी नाम लिख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर का भी और रिटेलर का भी। फिर आपने एड्रेस देना है, अपना एड्रेस देना है और दोनों मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का एड्रेस देना है। उसके बाद आप सारी चीजें लिखिएगा उस कंप्लेंट में कि क्या हुआ, आपने कब सामान खरीदा, कौन सी डेट पर सामान खरीदा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफेक्ट है, क्या डिफेक्टिव सर्विसेज है, आपने कितना अमाउंट पे किया। ये सारी कंप्लेंट एक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट के साथ आप कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कीजिए। नॉमिनल से फी होती है। यूजुअली देखा गया है कि सामान, ज्यादातर सामान 1 लाख रुपए से कम ही होता है। 1 लाख रुपए से कम की सिर्फ मात्र 100 रुपए फीस है, जो कि पोस्टल ऑर्डर के थ्रू या फिर बैंक चालान के थ्रू फाइल की जा सकती है। आपको क्या करना है, जो आपने कंप्लेंट बनाई है, एटलीस्ट मिनिमम 3 कॉपीज कंज्यूमर फोरम के लिए और एक एक्स्ट्रा कॉपी ईच फॉर अपोजिट पार्टी। अगर 2 हैं, मान लो मैन्युफैक्चरर भी है और रिटेलर भी है, तो 2 एक्स्ट्रा कॉपी देनी पड़ेगी। इस केस में आपको 5 कॉपी कंप्लेंट की देनी है और या कंज्यूमर कोर्ट में फाइल करें। आपका केस लिस्ट होगा, अपोजिट पार्टी को नोटिस हो जाएगा 30 दिन के अंदर और आप आगे जाके अपनी दलील खुद भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जितेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ खरखौदा से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, मेरा नाम HDFC का बैंक है सर। जी जी जी। तो मैडम इसमें मैडम जी मैंने ATM यूज किया सेंट्रल बैंक का जी। तो मैडम उसमें ना मेरे पैसे कट गए और मेरे को पैसे भी नहीं मिले जी। तो मैडम मैं HDFC बैंक में भी गया और सेंट्रल बैंक की शाखा में भी गया जी। तो मैडम जी ना तो मेरे को फुटेज दिखा रहे हैं और ना मेरे पैसे अकाउंट में है, तो कह रहे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जी जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विवेक जी कि अगर आपने कहीं का आपने कार्ड यूज कर लिया, ATM कार्ड, किसी और मशीन में पैसे फंस जाते हैं, निकलते नहीं, फिर ना ये बैंक एक्शन लेता है ना दूसरा बैंक एक्शन लेता है। ऐसे में कंज्यूमर क्या करे? जैसे कि इन्होंने कहा ये सेंट्रल बैंक के उपभोक्ता हैं और इन्होंने HDFC बैंक के ATM में कार्ड डाला और पैसे नहीं निकले। जहां तक देखा जाए ये कंज्यूमर नहीं है HDFC बैंक के, तो इनका HDFC बैंक के पास तो वैसे भी कोई लायबिलिटी नहीं है। यहाँ पे RBI की गाइडलाइंस भी बीच में आती हैं। पहले ऐसा था कि रिकाउंटिंग हो जाती थी ATM मशीन में, बट आफ्टर सम टाइम RBI की गाइडलाइंस चेंज हो गई और आज काउंटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, फिर भी ये सेंट्रल बैंक के पास जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक के कंज्यूमर कस्टमर है ये और उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक का टाई अप है HDFC बैंक के साथ, तो दे हैव टू मेक श्योर कि इनके पैसे वापस मिले। अदरवाइज ही हैज अ फिट केस फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस अगेंस्ट सेंट्रल बैंक, जिसके ये खुद उपभोक्ता हैं। कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नहीं, अब वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक वाले कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, HDFC वाले कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो हु इज ऑथराइज्ड टू डू द थिंग? कौन, ये वाला बैंक, सेंट्रल बैंक या HDFC? जैसा कि मैंने कहा कि पहले कुछ RBI की गाइडलाइंस थी, वो बाद में चेंज हो गई। अब रिकाउंटिंग का कोई प्रोविजन है नहीं।
हाँ, ये फिर अपने ही बैंक के पास जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के जो कस्टमर है नहीं, एचडीएफसी इनका जो बैंक है सेंट्रल बैंक, वही एचडीएफसी बैंक से बात करेगा। अगर वो बात करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये अपने बैंक के खिलाफ ही केस डाल सकते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का। या तो सेंट्रल बैंक अपने एटीएम खोले, या फिर अगर उन्होंने टाई अप किया है तो दे शुड मेक श्योर कि उनके उपभोक्ता का पैसा कहीं इधर उधर गुम ना हो। वकील साहब, मान लीजिए केस फाइल कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, कितने दिन में फैसला आ जाता है? जैसे इनके पैसे फंसे हुए हैं, तो कितने दिन में मिल जाने की उम्मीद रहती है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कितने दिन में फैसला आ जाता है। कानून के हिसाब से तो फैसला आइडली 3 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, परंतु ये देखा गया है कि कंज्यूमर कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि 2 से 3 साल भी लग जाते हैं एट टाइम्स फैसला आने में। पर कानूनी तौर पे आइडली द फिक्स लिमिट इज 90 डेज, बट दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट, इसको डेविएट थोड़ा बहुत किया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं सफीदों से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी अमित जी, पूछिए सवाल अपना। मैंने एक वीडियोकॉन का टीवी लिया था जी। हाँ, तो मैं नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैंने एक टीवी लिया था मैम वीडियोकॉन का 32 इंच LCD जी। तो उसमें अभी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें मुझे कहा जा रहा है कि आप को होम सर्विस नहीं मिलेगी, हम आपके घर पे विजिट कर चुके हैं, ऐसा वैसा बोल के मुझे गुमराह किया जा रहा है और कह रहा है कि शायद आपको सर्विस सेंटर ही लाना पड़ेगा खुद। जी अमित जी, आपसे दरखास्त करेंगे एक बार सवाल अपना और दोहराइए। मैम, मैंने एक वीडियोकॉन का टीवी लिया था, LCD टीवी जी। जब मैंने वो परचेज किया तो उन्होंने बोला कि आपको होम सर्विस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीलर ने बोला मुझे। जी जी। और जो कि इन वारंटी है मेरा भी 1 साल के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि आपके घर पे हमने विजिट कर ली और आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है जी। तो कोई चलो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर लाना पड़ेगा, जो कि मेरे से सर्विस सेंटर 40 किलोमीटर दूर है जी। तो वो कह रहा है कि अगर आप वहाँ लाओगे तो आपको सर्विस मिलेगी, अदरवाइज हम आपको होम सर्विस नहीं दे पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम ऐसी है। मैंने उनको बोला सर आप ले जाइए, तो मुझे रिटर्न भी कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम लग रहा है आपको सोल्व आउट करके मुझे प्रॉब्लम मेरा सेट ओके करके दे दीजिए जी। तो वो कह रहा है कि नहीं अगर आप वहाँ लाओगे तो मैंने बोला यार मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। कहते हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, सर्विस सेंटर ऐसा ही करते हैं। तो आपको चाहिए इस समय कि आप सीधा मैन्युफैक्चरर को एक ईमेल लिखें या फिर लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस नहीं देना चाहते आप पर्सनल नोटिस भी दे सकते हैं। 15 या 30 दिन का एक समय दीजिए उन्हें कि आप या तो ठीक कर दीजिए या फिर आई विल बी कंस्ट्रेंड टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर फोरम। अगर वो आपका, क्योंकि विद इन वारंटी है, आपका प्रोडक्ट अगर वो ठीक नहीं करते हैं, आपके घर से आके नहीं लेके जाते, कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा नॉमिनल सी ही फी होती है, 100 रुपए की इसमें कोर्ट फी लगेगी। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, वकील करने की जरूरत नहीं है। अपने जिले में जो भी कंज्यूमर कोर्ट है वहां दलीलें कीजिए और जरूर ही आपको न्याय मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, बिल की अगर बात करें तो कई बार हम ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, उसके साथ तो बिल मिल जाता है, पर अगर छोटी चीजें खरीदते हैं या किसी छोटी शॉप से खरीदते तो आपको कच्चा बिल दे दिया जाता है जो सिर्फ एक पेपर पर लिखा हुआ होता है। उसका कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस तरह की? बिल का महत्व है। बिल का महत्व इसलिए है कि आप उस बिल से प्रूव कर सकते हैं कि आपने कुछ पैसे देके, कंसिडरेशन देके सामान खरीदा है और किससे खरीदा है। अब बिल कच्चा है, कच्चा बिल है, उसमें दुकानदार का नाम तो लिखा ही होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे आपने अगर मोबाइल फोन खरीदा तो किस ब्रांड का खरीदा, नोकिया का, सैमसंग का या किसका। अब मॉडल नंबर लिखा रहेगा तो उसमें यह है कि आप जब भी कंज्यूमर कोर्ट के पास जाएंगे आप प्रूव कर सकते हैं कि मैंने इस ब्रांड की सामान खरीदा, इस रिटेलर से खरीदा। तो आपका राइट बनता है ब्रांड के अगेंस्ट भी, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट भी और रिटेलर के अगेंस्ट भी। शमशेर सिंह जी जुड़ गए हैं रोहतक से हमारे साथ। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? ऐसा है जी, मैं हमारे बिजली से संबंधित क्वेश्चन है जी। और हम विजिलेंस टीम ने हमारे घर पर छापा लगाया था जी, और उसमें सिविल वगैरह बाकायदा मीटरों की सील लगी हुई थी, लेकिन वो पैसे की डिमांड करने लगे। मैंने पैसे देने के लिए इनकार कर दिया, तो फिर वो पड़ोस में गए, पड़ोस वाले कुंडी लगा रखी थी, उनसे पैसे मांगे 40,000 रुपये, उसको छोड़ दिया और मेरे मीटर को ले गए और उन्होंने टेस्ट करने में उसमें कुछ खामी निकाल दी और इतना 3 लाख का जुर्माना लगा दिया। और ये कि इसके लिए बताइए 3 लाख जुर्माने के साथ भी कट दिया, तो वो पैसे भरने पड़े,
ले दे करके इधर उधर से। अब आप बताइए कि इसके लिए कहाँ जाए? कंज्यूमर में गया था तो बोले भाई नहीं, हमारे यहाँ पहले प्रावधान नहीं है। जी, ये वकील साहब दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जब ये कंप्लेन करने गए तो इनको सही जवाब नहीं मिला। जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजली के, जहां तक बिजली के मुद्दे हैं, 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया जिसमें ज्यादातर जितने भी बिजली के मुद्दे थे वो सारे उसमें ट्रांसफर कर दिए गए। क्योंकि इनका विजिलेंस का केस है, ये सारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जुरिडिक्शन में वो चीजें आती है, अगर बिजली के पैसे दे रहे हैं, इन्हें बिजली पूरी नहीं मिल रही, अगर इन्होंने पैसा दे दिया, इनके घर में मीटर नहीं लग रहा, ये सारी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आएंगी। हाँ, जहां तक बात है विजिलेंस का छापा आया तो वो सारा सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के प्रीव्यू में ही है। चलो, हम बिल की बात कर रहे थे, बिल लेना कितना जरूरी है? बिल लेना इसलिए जरूरी है ताकि कंज्यूमर जो है प्रूव कर सके कि उसने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो एक पर्टिकुलर प्राइस दे के खरीदा है, पैसा उसने ऑलरेडी दे दिया है, ये सर्विसेज उसको ऑफर की गई थी, प्रॉमिस की गई थी कि जी फला इतनी टाइम की वारंटी है, इतने टाइम हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट देंगे, और उसे वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं तो वो बिल ही काम आएगा प्रूव करने के लिए कि ये रिटेलर था, इससे मैंने सामान खरीदा, ये मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी है, इस कंपनी का सामान था, वो सब कुछ बिल पे होगा। वो कंज्यूमर कोर्ट तभी एनफोर्स कर पाएगी और नोटिस भेज सकती है दोनों रिटेलर को भी और कंपनी को भी। विवेक जी, कई बार देखा जाता है कि हम खुद ही बिल नहीं देते कि सामान इतना छोटा है, या फिर दुकानदार खुद ही बिल नहीं देता, तो ऐसे में अगर वो चीज खराब निकल जाती है और हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन करते हैं तो क्या परेशानियां आ सकती है अगर बिल नहीं है हमारे पास? अगर हमारे पास बिल नहीं है तो हमें प्रूव करना है कि हमने सामान कब खरीदा। जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बताया, कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर ही हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस दिन आपने सामान खरीदा, किस दिन वो सामान डिफेक्टिव निकला, और अगर डिफेक्टिव निकला तो कौन सी कंपनी का सामान था, किससे खरीदा, क्या सही खरीदा या चोरी का सामान है, कैसे पता चलेगा? इसलिए बिल लेना बहुत जरूरी है। चलो विवेक जी, एक बात और बताइए कि कई बार हम सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि तो ऑथेंटिक ही नहीं है या ये चीज ठीक नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करें? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर हम सामान खरीद लेते हैं, हमें पता चला कि ये सामान नकली है या ये सामान असली था, वो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स को मीट आउट नहीं कर रहा, उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम पहले नोटिस दे दें मैन्युफैक्चरर को, और अगर मैन्युफैक्चरर उसको चेंज नहीं करता या फिर वो नकली चीजें हैं, ऑब्वियसली उस केस में मैन्युफैक्चरर मना कर देगा। उस केस में कंज्यूमर कोर्ट के पास आए, कंज्यूमर कोर्ट के पास पावर है उस कोई भी सामान अगर ऐसी खाने पीने की वस्तु है उसका सैंपल लेके कंसर्न लेबोरेटरी में भेजने की, अदरवाइज किसी एक्सपर्ट से वो टेस्टिंग भी करा सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम लेबोरेटरी और फ्रॉम द एक्सपर्ट डायरेक्शन पास कर सकता है कंज्यूमर फोरम, या तो वो चीजों का सेल को बंद करने के लिए, या उपभोक्ता ने अगर कोई चीज खरीद ली है उसको पैसे रिफंड किए जाएं, या उसको नई चीज दी जाए, या फिर उसका अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वो ठीक किया जाए। विवेक जी, आपने कहा कि न्याय जो मिलता है ऐसे मामलों में 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाने का प्रावधान है। मान लीजिए 3 महीने से ज्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं, तो सेकेंड एक्शन क्या लिया जा सकता है? क्या इसके खिलाफ भी कुछ है? कि जैसे कि मैंने कहा, कानून कोई स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है एज फार एज डिसीजन ऑफ केस इज कंसर्न। यूजुअली 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए कंज्यूमर फोरम के द्वारा। और ये देखा गया है कि कंज्यूमर फोरम के पास एक दिन में 200, 500 केसेस होते हैं, तो वो सक्षम नहीं है एक ही दिन में सारे केस का डिसाइड कर दे। उसके बाद ये भी देखा गया है कि अपोजिट पार्टी नोटिस लेने के बाद भी नहीं आती है, उनको फिर एक दो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, तो उससे टाइम थोड़ा स्ट्रेच होता है, तो और भी केसेस देखने होते हैं कंज्यूमर फोरम को। तो ऐसा देखा गया है कि थोड़ा समय लग ही जाता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, कोई खाने की चीज है आपने खरीदी, घर वाला कोई बीमार पड़ गया, तो क्या एट ए स्ट्रेच वो 3 महीने में जो आएगा उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो तब तक तो हमारा जो भी घर का इंसान है वो तो बीमार हो चुका है, या जस्ट कम आउट, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए उसकी बिलिंग की या उसके इलाज का खर्चा होता है, क्या वो भी इस तरह से मिल सकता है आपको? जी बिल्कुल। अगर कुछ खा के आप बीमार हो गए हैं और आप प्रूव कर पाते हैं, लेबोरेटरी की जांच में आता है कि इस चीज को खाने की वजह से ही बीमार हुआ, तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं फॉर द लॉस और इंजरी जो कि कंज्यूमर या उसके घर वालों को, उसके रिश्तेदारों को फेस करना पड़ा है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट के पास डायरेक्ट पावर है कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए कि वो कॉम्पेंसेशन दे। विवेक जी, आपने कहा जितनी भी अभी तक बातें हैं उसमें ये कहा गया कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके बोलें, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके बोलें। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे पता ही नहीं कंज्यूमर कोर्ट क्या होते हैं या कहाँ पर है, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? जी, जैसे कि हम बता रहे हैं
कि उसे कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। फर्स्ट एक्शन यही है कि जैसे वो पढ़ा लिखा है नहीं, लीगल नोटिस भेज नहीं सकता, वो किसी वकील के पास जा सकता है, एक अच्छी एडवाइस ले सकता है कि भी क्या किया जाए। वकील कोई भी वकील जो एडवोकेट हैं उनके एक लीगल नोटिस दे सकते हैं, और लीगल नोटिस के बावजूद अगर सामान चेंज नहीं किया जाता तो उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन टाइप करेंगे और उनका केस प्रेजेंट करेंगे बिफोर द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है ये सक्सेसफुल कितना है? किताबों में तो लिख दिया गया अगर ये प्रॉब्लम है तो आप यहाँ जाइए, ये प्रॉब्लम है यहाँ जाइए, यहाँ कंप्लेन करिए, 3 महीने में आपको न्याय मिलेगा, पर ये सफल कितना है ये कानून? ये देखा जैसे हर सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ लोग हैं जिनको रिलीफ मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, पर ऐसा नहीं है रिलीफ नहीं मिलता। इस देश में कंज्यूमर फोरम्स के बनने के बाद बहुत लोगों को रिलीफ मिला है, चाहे थोड़ा समय जरूर लग जाए, बट दे आर एबल टू एनफोर्स देयर राइट्स। उन्हें बहुत ऐसे लोगों से मैं खुद मिला हूं, पर्सनली मैंने देखा भी है, उनके प्रोडक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं। तो अगर सर्विसेज में डेफिशिएंसी है तो डायरेक्शन दी गई है बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को या अदरवाइज जो भी है कि जो सर्विसेज में डेफिशिएंसी है वो पूरी की जाए। कोई टेलीफोन कंपनी है, एक्सेस बिल दे दिया है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बैंक है, इंटरेस्ट देना है, नहीं दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इंटरेस्ट दिया जाए। तो देखा जाए तो ये जो कानून है और इस डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के थ्रू बहुत ही सक्सेसफुल है। विवेक जी, आपने कहा कि कंप्लेन करने के लिए इसमें कई बार वकील की भी जरूरत नहीं होती, तो एक आम इंसान क्या करे ऐसा कि वो यहाँ पर कंप्लेन अपनी फाइल कर सके और उसे वकील की जरूरत ना पड़े? जैसे कि मैंने कहा, कानून में जरूरत नहीं है कि किसी वकील की सर्विसेज ली जाए, आप खुद जाएं, कंप्लेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद ड्राफ्ट करनी नहीं आती कंप्लेंट, किसी टाइपिस्ट के पास जाएं कोर्ट प्रीमिसेस में, वो 200 रुपए लेगा, आपके लिए कंप्लेंट फाइल कर देगा। 10 रुपए दीजिए, आप अपना एफिडेविट नोटराइज कराइए, 100 रुपए फीस भरिए चालान के थ्रू, या फिर पोस्टल ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और खुद जाके 3 कॉपीज उस कंप्लेंट की लगा के कंज्यूमर फोरम में फाइल कीजिए। वकील की जरूरत नहीं है, खुद ही फाइल कर सकते हैं। जगदीश सिंह जी हैं असम से। जगदीश जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम मेरा सवाल ये है मैंने जी जगदीश जी अपने टीवी की वॉल्यूम बंद करिए पहले। हाँ मैम, ऐसे मैंने ना एक दुकान रेंट पे ली हुई थी जी, तो मैंने बंद कर दिया है जी। जी मैम, तो मैंने ना दुकान एक रेंट पे ली हुई थी, ये संस्था की दुकान है जी। तो मैम उनसे मैंने वो दुकान कच्ची थी ऊपर से, तो मैंने उनसे परमिशन लेके मैंने उनको बोला भैया दुकान ऊपर से कच्ची है तो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस पर लेंटर डलवा लेता हूँ। तो मैम उन्होंने पहले मेरे को परमिशन दे दी, चलो ठीक है आप ऐसे कीजिए। मैं अपने खुद के बेस पे लेंटर डलवाने के लिए मैंने वहाँ पे मिस्त्री लगाया, उसको तुड़वाया। जैसे ही दुकान लेंटर तक पहुंची है तो उन्होंने मेरा काम बंद करवा दिया है। तो अब ना तो मेरे को लेंटर डालने दे रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं भी ये इसका कुछ करो या ना करो। मैंने अपना काम किसी दूसरी दुकान में रखा हुआ सामान, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसके बारे में बताइए मैं क्या करूं? जी देखिए जी, ये जो इनका प्रश्न है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रिव्यू में नहीं है, ना ही ये कंज्यूमर है। हाँ, इनके सवाल का हम फिर भी जवाब दे देते हैं। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, कोई रिटर्न में आपके पास दस्तावेज है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अपना राइट एनफोर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप वकील साहब के पास जाइए, वो आपको एडवाइस करेंगे। ओरल एग्रीमेंट्स आर आल्सो एनफोर्सेबल, आपके पास अगर विटनेसेस हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आपका जो प्रश्न है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रीव्यू में नहीं आता, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। विवेक जी, ये कानून की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी 1986 में ये कानून बना। उससे पहले क्या होता था, कोई कानून इस तरीके का था नहीं। दुकानदार सामान दे देता था, कंज्यूमर जो आज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कानून आने के बाद, पहले तो कुछ था ही नहीं, तो कंज्यूमर बेचारा कहीं जा ही नहीं पाता था। उसे जो सर्विसेज प्रॉमिस की जाती थी वो मिलती नहीं थी। उसने कोई चीज ले ली, डिफेक्ट आ गया तो सब कुछ उसके सिर पे आ जाता था। इसलिए सरकार ने देखा कि इस तरीके के किसी कानून की जरूरत है। ऐसा नहीं है हमारे देश में ही कानून है, हर देश में ऐसे इस तरीके के कानून है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैथल से रणधीर जी जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार। मुझे लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। वकील साहब, अडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मिलावट खाने पीने की चीजों में आती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमने 250 ग्राम का पैकेट खरीदा या आधा किलो का पैकेट खरीदा, 50-60 रुपए कुल उसकी कीमत होती है। तो ऐसा में एक गृहिणी की अगर मैं बात करूं तो ये सोचती चलो छोड़ो दूसरा ले आते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो रोजमर्रा इन चीजों से निकल रहे हैं, रोजमर्रा गलत खा रहे हैं?
जी, उनके लिए यही मैसेज है कि मैं समझ सकता हूं कि 60 रुपए की चीज है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जाना चाहते, कंज्यूमर कोर्ट के पास अपने 2 से 3 साल खराब नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि मैं उसके लिए एक पिटीशन ड्राफ्ट करूं, 100 रुपए फीस दूं और कोर्ट के पास आऊं। बट हमें अपने राइट के लिए स्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमें कभी अधिकार मिलेगा ही नहीं। तो हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। अगर हमें कंप्लेंट करनी है तो करनी है, चाहे वो चीज 5 रुपए की हो, चाहे वो 500 की है, चाहे 5000 की है। अगर आज हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कल हमें और जो चीजें मिलनी है हम अपने अधिकार तो एनफोर्स कर ही पाएंगे। अपने अधिकारों के हिसाब से अगर मैं महंगी चीज भी हम लेंगे तो हम उसके वो भी ठीक ठाक पा पाएंगे। विवेक जी, अक्सर देखा गया जब भी हम कोई चीज की शॉपिंग करते हैं तो एक स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई जरूर लिखा होता है। ये कंडीशन अप्लाई एज अ कंज्यूमर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कंडीशंस होती हैं, ये कितनी ध्यान में रखनी चाहिए? क्या ये हम जाके पूछें कंडीशन अप्लाई का क्या मतलब है? जी, अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो उनके वो साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे या कोई अपना परफॉर्मा कोई कैटलॉग देते हैं, उसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। वो सारा फाइन प्रिंट होता है, वो यूजुअली कंज्यूमर पढ़ता नहीं है और जब कल को कोई चीज प्रॉब्लम आ जाती है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा देते हैं कि इन टर्म्स पे हमने बेचा है। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एनफोर्स कर सकते हैं, बट फिर भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से ही कंज्यूमर कोर्ट ऑर्डर करता है। बट हाँ, ये है कि अगर वो सारी चीजें सामने नहीं है, ऐसी जगह दिखाई नहीं गई कंज्यूमर को वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो फिर भी कंज्यूमर कोर्ट के पास आ सकता है, कह सकता है कि मुझे जो टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई नहीं गई थी, मैंने मांगी, नहीं दिखाई गई और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तो उस केस में भी उसको रिलीफ मिल सकता है। विवेक जी, ये बताइए कि एज अ कंज्यूमर अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज हो, चाहे वो कोई बड़ी गाड़ी हो या कोई भी छोटी सी चीज हो, तो किन चीजों का ध्यान एक कस्टमर को जरूर रखना चाहिए? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कस्टमर को पहले टर्म्स एंड कंडीशंस देखने चाहिए। अगर जो क्वेश्चंस है पूछने चाहिए कि क्या वारंटी है, कितने साल की वारंटी है, अगर कोई एक्सटेंडेड वारंटी है तो क्या उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसे बिल लेना चाहिए, ये देखना चाहिए कि बिल में मैन्युफैक्चरर का नाम हो, जो रिटेलर बेच रहा है उस रिटेलर का नाम हो। अगर रिटेलर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का प्रॉमिस कर रहा है तो वो सबको रिटर्न में होना चाहिए। वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का डिमांड कर सकते हैं कि ये सब कुछ आप रिटर्न में दीजिए, लिखित में दीजिए, तभी आप उन चीजों को एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है विवेक जी कि हम कुछ चीजें खरीदते हैं उसमें डिस्काउंट होते हैं जी। ये डिस्काउंट का क्या मतलब है? मतलब क्यों डिस्काउंट दिए जाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पीछे भी कस्टमर का कहीं पे अनहित करने की कोशिश या उनको ठगने की कोशिश की जा रही हो कहीं? जी, वो तो कई बार होता है कि सामान डिस्काउंट देते हैं, कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसमें वो डिस्काउंट देती हैं। हाँ, हमें ऐसे डिस्काउंटेड चीजों पे भी वही चीजों का ध्यान रखना है कि हमें बिल जरूर लेना है। डिस्काउंटेड चीजों पे टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी है, ये देखना है खाने पीने की चीजें हैं कि वो एक्सपायरी की डेट के नजदीक तो नहीं है, उन चीजों का ध्यान रखना है। चाहे हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दवाइयां जो होती हैं ये रोजमर्रा में यूज होती हैं, इन चीजों को, जैसे दवाई हो गई खासकर, तो इन चीजों में जब भी हम खरीदें तो किन चीजों पर ध्यान दें? हमें जब भी हम दवाइयां दें हमें बैच नंबर का ध्यान देना चाहिए कि क्या ये बैच नंबर वैलिड है। सरकार ने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है और एक SMS सर्विस भी है जिसमें आप बैच नंबर बेच के चेक कर सकते हैं कि ये दवाई असली है या नकली है। फिर हमें देखना है कि वो दवाई एक्सपायरी डेट के नजदीक तो नहीं है या एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर एक्सपायर्ड है तो वो चेंज कराएं केमिस्ट शॉप से। रामविलास जी जुड़ गए हमारे साथ कनीना से। राम जी नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, आज की मेरे गांव में गैस एजेंसी है इंडियन की जी। उस डिस्ट्रीब्यूटर में मेरी कापी में कोई सिलेंडर की एंट्री नहीं है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे वो ब्लैक में जारी कर दिया। राम जी, अपना सवाल फिर से दोहराइए एक बार। मैडम जी, ये कहा कि मेरे गांव में जय गुरुदेव ग्रामीण वितरण गैस एजेंसी अंदर। जी, आपके गांव में गैस एजेंसी है मैडम जी, और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा सिलेंडर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया। जी जी। इसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की, उन्होंने आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला मैडम जी मेरे को। जी जी। कितना वक्त हो गया कंप्लेन करे हुए? मैडम जी, मैं 6 महीने से परेशान हूँ। ये बात है 31 मार्च की। जी जी, मार्च से ये वक्त हो गया और इनको जी, इनका फिट केस है, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। बिल्कुल डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का केस है। इंडियन गैस एजेंसी दे आर लायबल टू प्रोवाइड इन गुड सर्विसेज
और क्योंकि उनका सिलेंडर किसी और को जारी कर दिया गया है, उनके कंप्लेंट्स पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंज्यूमर फोरम में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसी हिसाब से इन्हें रिलीफ मिल सकता है। जी चलिए विवेक जी, चलते चलते आप ये बताइए, आपको ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कंज्यूमर्स के लिए खासकर? ये मैसेज यही है कि आप अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए। आपको सारे के सारे आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। आप बैंक में जाते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, सारे टर्म्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप नहीं समझ पाते हैं तो बैंक के एम्प्लॉय से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से कहिए, भैया आप मुझे बताओ इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं आप, उसमें पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और वो एक आम आदमी की समझ में नहीं आती, बट जो इंश्योरेंस एजेंट है या बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, आप उनसे समझ सकते हैं। और अगर आपको वो जो प्रॉमिस की गई थी सर्विसेज नहीं मिलती हैं तो आप अपने राइट्स के लिए खड़े होइए, फोरम में आइए, कंज्यूमर फोरम के पास जाइए, रिलीफ लीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट है जो आपको प्रॉमिस किया गया, कोई वारंटी दी गई कि ये इतनी आपको वारंटी दी है, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, जैसे भी है, उस वारंटी का पूरा फायदा लीजिए। अगर आपको नहीं देते हैं फिर राइट के लिए खड़े हुए, नोटिस दीजिए, लीगल नोटिस भी दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका रिलीफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के पास आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन है, टाइप करवानी है, खुद कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते, टाइपिस्ट से टाइप कराइए, 100 रुपए की मात्र फीस है और अपनी दलीलें खुद कीजिए, कोई वकील की भी जरूरत नहीं। चलिए विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इतनी अहम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो विवेक जी ने आपको यही कहा कि जो भी आपके राइट्स हैं उनके लिए खड़े होना सीखिए। कानून बहुत सारे हैं लेकिन आप अवेल नहीं करते, आप उनकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। बहुत जरूरी है कि आप उनकी तरफ बढ़ें। तो हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा के बाद आप अपने अधिकारों के विषय में जान गए होंगे और आगे भी उन्हीं चीजों पर ध्यान भी रखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।